पापा मम्मी देखो मैं फर्स्ट आई। अरे वाह मेरी लाडो। इस बार की ट्रॉफी तो पिछली बार से भी बड़ी है। शाबाश, अगली बार भी ऐसे ही फर्स्ट आना, ठीक है? पापा अगली बार ट्रॉफी नहीं मिलेगी। क्यों भाई? अरे पापा अब मैं 12वीं में आ गई हूँ, अब तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, ईशानी कहाँ है? उसके कितने नंबर आए? वो तो मेरे पीछे ही थी, कहाँ गई? देखा आपने कितनी मतलबी है आपकी बेटी, अपनी ट्रॉफी दिखाने के चक्कर में छोटी बहन को पता नहीं कहाँ छोड़ आई। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है पापा, मैं आ गई। कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मम्मी ये प्रियंका की बच्ची आपको अपनी ट्रॉफी दिखाने के चक्कर में मुझे छोड़कर चली आई। वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? वो पापा मेरे 50% नंबर आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले साल खूब मेहनत करना। देखो अपनी बड़ी बहन को, वो हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। ये कहकर राधेश्याम उठे और बाहर चले गए और ईशानी गुस्से से प्रियंका को घूरने लगी। दरअसल प्रियंका और ईशानी सौतेली बहनें थी। जब प्रियंका छोटी थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। प्रियंका की देखभाल के लिए राधेश्याम ने सुष्मिता से शादी कर ली, पर असल में प्रियंका सुष्मिता और उसकी अपनी बेटी ईशानी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुनिए, एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो, क्या बात है? अगले साल प्रियंका 12वीं भी पास कर लेगी तो अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? अभी उसे पढ़ने दो आराम से। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर, बाद में आखिर चूल्हा चौका ही तो करना है ससुराल जाकर। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो सुष्मिता। प्रियंका जहां तक चाहती है उसे पढ़ने दो। मैं चाहता हूं मेरी बच्ची जहां रहे वहां राज करे। राधेश्याम अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। 12वीं के बाद राधेश्याम ने प्रियंका को कॉलेज भेजा, लेकिन फिर एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। राधेश्याम की मौत के बाद प्रियंका बुरी तरह टूट गई और रही सही कसर ईशानी और सुष्मिता ने मिलकर पूरी कर दी। माँ, अब से घर का सारा काम ये प्रियंका करेगी, और हाँ, अब इसकी पढ़ाई लिखाई भी जरा बंद कराओ। अब पापा तो है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे इसके कॉलेज की फीस? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। ए लड़की सुन, कल से तेरा कॉलेज जाना बंद, चुपचाप घर के सारे काम किया कर ताकि ससुराल में गुजारा हो सके तेरा। सुष्मिता और ईशानी की बात सुनकर प्रियंका हैरान थी, पर उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया और घर के सारे काम उसके सिर पर लाद दिए गए। फिर एक दिन, ईशानी जरा सुन तो। हाँ माँ बताओ। इस प्रियंका के लिए एक रिश्ता पता चला है। बगल के गांव में बड़ा सा मकान है, बस माँ बेटे रहते हैं उसमें। माँ, आप इसका रिश्ता इतने अच्छे घर में करवाओगी? पूरी बात सुन तो सही पहले। घर बड़ा जरूर है पर है एकदम टूटा फूटा। सुना है किसी जमाने में थे ठीक ठाक हैसियत वाले लोग, लेकिन अब तो हालत खराब है उनकी। लड़का शहर में रहकर कोई छोटा मोटा काम करता है, तो बस अपने टूटे फूटे ससुराल में सास की सेवा में निकल जाएगी इसकी जिंदगी। ये सही है। तो फिर देर मत करो माँ, इससे पहले कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। फिर अगले दिन सुष्मिता और ईशानी बगल के गांव में गए। वहां एक बड़े लेकिन एकदम टूटे फूटे घर के सामने एक औरत झाड़ू लगा रही थी। सुनिए, क्या आप हेमा हैं? हाँ जी, बताइए क्या काम है? अरे वो बड़े पंडित जी ने बताया था कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अच्छा, हाँ ये मेरा बेटा रवि है। रवि जा बेटा, जरा नाश्ते पानी का इंतजाम तो कर। जी मम्मी। हेमा सुष्मिता और ईशानी को घर के अंदर ले गई, जहाँ पड़े टूटे से सोफे पर बैठते ही सुष्मिता और ईशानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ये है मेरी बड़ी बेटी प्रियंका, इसी का रिश्ता लेकर मैं आई हूँ। अरे वाह, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनिए, हम आपसे कोई दहेज नहीं लेंगे। हम देंगे भी नहीं, आपकी हालत देखकर ही तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। असल में मेरे पास भी दहेज देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। अच्छा, तो फिर 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको सोचकर बताते हैं। इसके बाद सुष्मिता और ईशानी वहां से जाने लगे और वहीं दरवाजे के पास पहुंचने के बाद, सही है माँ, यहीं करा दो उस प्रियंका की शादी। हालत देखिए इनकी, हर सामान टूटा फूटा था, जिंदगी भर रोती रहेगी। हाँ, और दहेज की भी कोई टेंशन नहीं। कुछ दिनों के बाद ही एक सादे से समारोह में प्रियंका और रवि की शादी हो गई और फिर शादी के बाद, मुबारक हो सुष्मिता जी, अब तो हम रिश्तेदार बन गए। हाँ, ठीक है। देखिए, हमने आपको अपनी लड़की दे दी, तो अब इसे ले जाइए
और तू जा अपने ससुराल में जाके राज कर, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हमारा तुझसे कोई नाता नहीं, समझी ना? सुष्मिता की बात सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। हेमा भी हैरान थी। फिर शादी के 2 दिन बाद, प्रियंका आज तुम्हारी पहली रसोई है बेटी। हमारे पास गैस चूल्हा तो है नहीं, तो तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर ही। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है बेटा, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। अगर मेरे आने के बाद भी आपको काम करना पड़े तो क्या फायदा? अच्छा, तू कोई जादूगरनी है क्या? और सुन, मुझे ना ये मम्मी जी मत बोल। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, तो प्यार से माँ बोलना मुझे, ठीक है? और उसी दिन से सास के रूप में प्रियंका को अपनी माँ मिल गई। और हर गुजरते दिन के साथ अब प्रियंका काफी खुश रहने लगी, क्योंकि उसकी सास और उसका पति रवि दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, माँ मुझे अब फैक्ट्री जाना होगा, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो तेरा बॉस बड़ा खड़ूस है ना, कहीं तुझे नौकरी से ना निकाल दे। तू तैयारी कर, मैं और प्रियंका भी तेरे लिए खाना बनाती हैं। हेमा और प्रियंका रसोई में आ गई और झट से चूल्हे पर खाना बनाने लगी। तभी प्रियंका ने हिचकते हुए पूछा, माँ ये फैक्ट्री में क्या करते हैं? क्रेन चलाता है, थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो शायद और अच्छी नौकरी मिल जाती। कोई बात नहीं माँ, अब जो है वही अच्छा है। अच्छा माँ, ये शहर जाएंगे कैसे? पहले यहाँ से पैदल बस स्टॉप जाएगा, फिर वहाँ से शहर की बस पकड़ लेगा। अरे पर बस स्टॉप तो 3 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर तक पैदल जाएंगे? हाँ, अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हुई और बिना हेमा को बताए घर से निकल गई। शाम तक हेमा उसे ढूंढती रही पर वो कहीं नहीं मिली। वो सुष्मिता के घर भी गई, लेकिन सुष्मिता तो उसके खो जाने की खबर सुनकर और खुश हुई। और फिर शाम को अचानक हेमा को अपने घर के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। हेमा ने देखा कि प्रियंका बिल्कुल नई बाइक पर बैठी हुई थी और बाइक कोई और आदमी चला कर लाया था। बस भैया, यही मेरा घर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए, वरना शहर की आखिरी बस छूट जाएगी। प्रियंका, कहाँ थी तू अभी तक? और ये आदमी, ये कौन था? माँ देखो ना, मैंने इनके लिए नई बाइक खरीदी है, अब इन्हें पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो आदमी, वो इस बाइक को यहाँ पहुँचाने के लिए आया था बस। हैं? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो मेरा मंगलसूत्र था ना, उसे मैंने बैंक में गिरवी रख दिया। तू पागल हो गई है क्या? वो तेरा मंगलसूत्र था, तेरे माँ और पापा की आखिरी निशानी, इसीलिए तो गिरवी रखा है माँ, बेचा नहीं है। और आप फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि अब से मैं भी कमाऊंगी। मैं बच्चों को घर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, फिर आप देखना, मैं और ये मिलकर पहले मेरा मंगलसूत्र छुड़वाएंगे और फिर हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एकदम बढ़िया सा घर बना देंगे। वक्त लगेगा पर सब हो जाएगा, मुझे यकीन है माँ। ये सुनते ही हेमा की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रियंका को लेकर अपने कमरे में गई और फिर जो हुआ वो देखकर प्रियंका हैरान हो गई। हेमा ने अपनी अलमारी से एक स्मार्टफोन बाहर निकाला और उससे रवि को कॉल किया। हाँ माँ, सब ठीक तो है ना? आपने फोन क्यों निकाला? अब कोई जरूरत नहीं है इस सब ड्रामे की, तू जल्दी से गांव आ जा। प्रियंका ये सब सुनकर हैरान थी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। कुछ देर बाद एक लंबी सी कार घर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने गेट खोला तो पीछे की सीट से रवि निकला, जो सूट बूट में था। ले, मिल अपने असली पति से, रवि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक। अरे पगली, ये घर तो हमारा पुश्तैनी घर है। हम तो शहर में अपनी शानदार कोठी में रहते हैं, यहाँ तो बस कभी कभी चूल्हे की रोटी खाने आ जाते हैं। और तुम्हारी माँ को लगा कि यही तेरा असली ससुराल। एकदम टूटा फूटा। पर आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? उस दिन हमने तुम्हारी माँ और बहन को बातें करते सुन लिया था और तभी माँ ने यह तय कर लिया था कि मेरी शादी होगी तो तुम्ही से। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि तुम अपनी माँ और बहन जैसी तो नहीं हो। और फिर तुमसे मिलने और तुम्हें समझने के बाद हम ये भी समझ गए कि अगर हमारी सच्चाई तुम्हारी माँ को पता चली तो वो किसी हाल में ये रिश्ता नहीं होने देंगी। हाँ, और शादी के बाद भी तुम्हें कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। और देखो, आज हम कामयाब हो गए। सच जानने के बाद प्रियंका बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने परिवार के साथ अपने असली ससुराल निकल पड़ी। ये शायद किस्मत का खेल ही था कि रास्ते में सुष्मिता और ईशानी का उनसे सामना हो गया। फिर सारी सच्चाई जानने के बाद वो दोनों अपनी नजरें नहीं उठा सकी और वहां से चुपचाप चली गई।
हाय मेरी कमर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बड़ा घर बोलकर शादी करा दी। यहाँ ना तो कोई ननद है, ना जेठानी और ना देवरानी। सारा काम मुझे अकेली जान पर ही थोप दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सिर्फ 3 लोगों के रहने के लिए इतना बड़ा घर बनवाने की आखिर जरूरत ही क्या थी। ये कहानी है पायल की, जिसकी शादी 1 महीने पहले संतोष के साथ हुई। संतोष दुर्गापुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। खास बात ये थी कि जहाँ संतोष रहता था उससे बस आधा किलोमीटर दूर ही माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर था। लोग दूर दूर से उस मंदिर में मन्नतें मांगने आते थे। संतोष से शादी करके पहले तो पायल बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इतने बड़े घर का सारा काम उसे अकेले ही करना है तो वो चिढ़ने लगी। फिर ठीक उसी वक्त, बहू हो गई झाड़ू। ओहो, अब ये नाश्ते के लिए कहेंगी। मैं तो झाड़ू लगाते लगाते ही थक गई और अब जाकर नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। अरे हो गया, बस आ जाओ, नाश्ता कर लो। हैं? अब आपने बनाया नाश्ता? हाँ, आलू के परोठे बनाए हैं। मैंने सोचा मेरी बहू बेचारी सुबह से झाड़ू लगा रही है तो क्यों ना मैं ही नाश्ता बना दूं आज। अरे माँ जी, मैं बना देती ना। क्यों? मैंने बना दिया तो क्या हो गया? चलो हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर पायल मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी सास इतनी बुरी भी नहीं है जितनी वो उसे समझ रही थी। फिर खाने की टेबल पर, अच्छा बहू, नाश्ते के बाद तुम मेरे साथ जरा बाजार चलना। अब क्या लेना है माँ जी? अरे वो संतोष के फूफा जी आ रहे हैं अकबरपुर से। अच्छा, किसी खास काम से? नहीं नहीं, वो माता के सामने हाजिरी लगाने आते ही रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो संतोष की बुआ और उनके 3 बच्चे। बस इतने से लोग? पायल लता के साथ बाजार गई और ढेर सारा राशन लेकर आ गई। अगले दिन संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ आ गए। बेचारी पायल का काम पहले से 3 गुना हो गया। अब वो सारा दिन झाड़ू लगाती और फिर सब लोगों का खाना बनाती। 3 दिनों के बाद संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ वापस लौट गए, लेकिन पायल को क्या पता था कि उनके जाने के 2 दिन बाद ही लता की बहन का परिवार माता के दर्शनों के लिए आ धमकेगा। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? जिसे देखो वो मुंह उठाकर चला आ रहा है, वो भी पूरे खानदान के साथ। इनका क्या है, बहू ये बना दो वो बना दो, आफत तो मेरी है ना। पूरे 1 हफ्ते तक लता की बहन के परिवार की सेवा करते करते बेचारी पायल हाँफ गई। और फिर जब वो सब वापस गए तब जाकर लता ने राहत की सांस ली। लेकिन फिर जैसे ही उसने कमर सीधी करने की कोशिश की कि तभी उसकी सास का फोन बज उठा। अरे लता, कैसी हो? नमस्ते मामी जी, मैं पायल बोल रही हूँ। अरे वाह बहू रानी, कैसी हो? अच्छा एक काम करो, लता को बता देना कि मेरे गांव से हम 8 लोग कल आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए माता जी के दर्शन किए। दर्शन भी हो जाएंगे और तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। संतोष की मामी की बात सुनते ही पायल बेचारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन पूरे 8 लोग पायल के घर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़कर कहीं तीर्थ यात्रा पर निकले हों। अब तो बेचारी पायल का सारा दिन उन्हीं लोगों के लिए खाना बनाने में लगी रहती। बड़ी मुश्किल से 3 दिन गुजरे। फिर पायल को पता चला कि सारे लोग अगले दिन जाने वाले हैं, तो उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। सुषमा की फरमाइश पर बेचारी लता ने सबके लिए पकौड़े तले और मन ही मन सोचने लगी, हे दुर्गा माता, मेरी मन्नत भी पूरी कर दो, भगा दो इन सबको यहाँ से, वरना मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। पायल उन सबको भेजने की दुआ कर रही थी, पर दुर्गा माँ ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नतीजा पूरे इलाके में बाढ़ आ गई और अब कोई चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता था। माँ जी, रसोई में राशन के सारे डिब्बे खाली हो गए, अब क्या होगा? हैं? ध्यान से देख बहू, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है माँ जी, अब हम क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बारात को? ये तो बड़ी समस्या हो गई। चलो रसोई में चलो, करते हैं कुछ। रसोई में जाकर लता ने माँ दुर्गा का नाम लिया और जैसे ही उसने पहला डिब्बा खोला तो वो चावलों से पूरी तरह भरा हुआ था। दूसरे डिब्बे में राजमा भरे हुए थे। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखकर पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। देखा बहू, माँ का चमत्कार। वो भी चाहती हैं कि हमारी ये धर्मशाला कभी बंद ना हो। और अब वो दोनों मिलकर हंसी खुशी सबके लिए खाना बना रही थी।